सीएनबीसी आवाज और ट्रेड बुल्स के द्वारा आयोजित इन्वेस्टर फोरम में आज मुंबई में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ है इस इन्वेस्टर फोरम में जाने माने एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल। जी हां, तकनीकी एस्पेक्ट्स पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले बाजार के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट हितेंद्र वासुदेव हमारे साथ हैं और साथ ही बाजार पर फंडामेंटल राय रखने वाले और स्टॉक पिकिंग में माहिर संदीप sabharwal.com के संदीप sabharwal हमारे साथ है और इकोनॉमी पर गहरी पकड़ रखने वाले ट्रेड बुल्स के डायरेक्टर और सीओओ ध्रुव देसाई भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका सीएनबीसी आवाज पर और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें बाजार और इकोनॉमी के हालात के साथ। ध्रुव, शुरुआत आप ही के साथ करता हूं क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक हालात इस वक्त बहुत बेहतर है। शायद आजादी के बाद इतनी बढ़िया सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की कभी पहले देखने को ना मिली हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संकेत ऐसे हैं कि यहां से भी स्थिति और बेहतर होने वाली है? देखिए, हम जो दिन भर दिन सुनते हैं न्यूज मीडिया में और जो फैक्ट्स इकोनॉमिक ऑन द ग्राउंड है, ये दोनों में अगर हम अंतर रख पाए तो हमें अच्छी तरह से दिख पाएगा कि मार्केट प्लेस में क्या काम हो रहा है, ऑन दी ग्राउंड क्या काम हो पा रहा है। और अगर आप देखिए लास्ट 6-8 महीने में काफी चीजों पे गवर्नमेंट काम कर पा रही है, जिस कारण अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी का जो फंडामेंटल बेस होना चाहिए वो काफी स्ट्रेंथन हो रहा है, काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। इस कारण नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में हमें इसका अंदाजा हमारे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में भी दिखना शुरू हो सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर आप इस दिवाली के सेल्स अगर आप देखें ऑन द हाई स्ट्रीट दुकानों में, तो लास्ट 2-3 साल की सेल्स में सबसे ज्यादा बिक्री इस साल हुई है। नाउ इसका कॉर्पोरेट रिटर्न्स में अंदाजा कब आएगा? एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। और इसका स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न्स और इकोनॉमी में भी भरपूर रिटर्न हमें 1 से 2 क्वार्टर के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने जो काम शुरू किया है वो बड़ी अच्छी तरह से शुरू किया है। अब इसका रिजल्ट आउटपुट दिखना शुरू हो रहा है। बिल्कुल, मैं उस पर भी आपसे डिटेल में बात करूंगा कि किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, वो आगे किस तरह से फायदा पहुंचाएंगे इकोनॉमी को और बाद में बाजारों को और इन्वेस्टर्स को। लेकिन फंडामेंटली संदीप, क्या लगता है, बाजार महंगे हैं, सस्ते हैं या सही वैल्यूएशन पर हैं? देखिए, ज्यादातर लोग जो हैं वो मार्केट को जब इवैल्यूएट करते हैं तो इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। वो जाएंगे स्क्रीन पे, देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। लोगों को दिखेगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो तो 20 है तो मार्केट बहुत महंगा है। लेकिन वो 20 इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इकोनॉमी अच्छी नहीं रही और कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि इकोनॉमी, जैसे इन्होंने कहा, इकोनॉमी एक टेक ऑफ स्टेज पे है और वो टेक ऑफ स्टेज एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है और वो आज के दिन आप रियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमी में ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए। तो जब लोग देखते हैं, वो देखते हैं कि फेड रेट हाइक होने वाला है 15-16 दिसंबर, उस पर फोकस रहते हैं लोग। आप सबने देखा होगा कोई ग्रीस क्राइसिस आया था बीच में, अब ग्रीस में क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें न्यूज फ्लो आते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि इकोनॉमी कब अच्छा करना शुरू कर रही है। और अब जब अच्छा करना शुरू करेगी, अगले 3-4 साल अच्छा करेगी और वो 3-4 साल जब अच्छा करेगी तो कम से कम उससे, अगर हम 1 साल लगाएं कि मार्केट 1 साल आगे फैक्टर इन करता है, तो कम से कम 2-3 साल मार्केट अच्छा रहेगा। उसके बाद हम रीइवैल्यूएट करेंगे कि ये गवर्नमेंट का प्रदर्शन कैसा है, अगली गवर्नमेंट कैसी आएगी, ग्लोबल सिनारियो क्या है, और फिर हम उस समय रीइवैल्यूएट करेंगे कि मार्केट में क्या करना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगले 3 साल की तेजी तो है बाजार में? जी हाँ, मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल कोई मार्केट में इतनी फिक्र की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनमें आपको पता है कि क्या है। लेकिन हितेंद्र, चार्ट्स पर लोग बड़े फिक्र दिखा रहे हैं कि वो 9119 का हाई बनाने के बाद उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। थोड़ा सा चलते हैं, हाफ जानते हैं बाजार, ऐसा लग रहा है। तो क्या उतनी ही मजबूत स्थिति आपको दिख रही चार्ट्स पर भी जो कि मार्च अप्रैल में थी? लॉन्गर टर्म सिचुएशन देखेंगे चार्ट्स में भी तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है बिल्कुल। लेकिन शॉर्ट टर्म में या आप मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें करेक्शन साइकिल से गुजर रही है। वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि वो सब्सटैंशिएट करते जो फंडामेंटल बातें जो अभी इन्होंने बताई है, वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के लिए होता है और शॉर्ट टर्म में करेक्शन साइकिल लोअर टॉप लोअर बॉटम का होता है। तो मेरे हिसाब से लंबे अवधि के अगर आप लार्ज कैप और काफी अच्छे फोकस स्टॉक्स में रहते हैं और निवेशित रहते हैं तो लंबे अवधि में इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक करेक्शन दौर से हम जा रहे हैं और जैसे 1-2 क्वार्टर भी हम दिक्कतें देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये शॉर्ट टर्म की दिक्कतें अपनी जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म
किन लेवल्स के ऊपर आपको लगता है कि बाजार जब तक बने रहें तब तक घबराने की जरूरत नहीं, ये बुल मार्केट बरकरार है और तेजी का बाजार है, गिरावट में खरीदारी की राय है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा बाजार है, वो पर्टिकुलर लेवल आप क्या देखते हैं? बेसिकली अभी जो हम 7500 की काफी हद तक लेवल नहीं तोड़ पा रहे हैं, बट एक साइकोलॉजिकली एक ब्लिप आ सकता है और वो शायद इन्वेरिएबली लोएस्ट पॉइंट हो सकता है अगले रैली के हिसाब से। तो वो जोन हो सकता है एनीवेयर अराउंड 7100 के 7000 का, बट 7500 ब्रेक नहीं करे वो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट साइकोलॉजिकली मार्केट की बैलेंस अच्छी रह जाती है उसके वजह से। बट अपसाइड जो है वो हम देख रहे हैं कि 8300 नहीं क्रॉस करेगी, लोअर टॉप लोअर बॉटम स्पाइरल है। तो जब तक हम 8400 क्रॉस नहीं करते तो एक यूफोरिक मूवमेंट हमें नहीं देखने मिल सकता, एक सबड्यूड होगा। हर वक्त हम थके हुए लगेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ता है थक जाता है मार्केट, और डिफरेंट सेक्टर्स अलग अलग वक्त पे रोटेशन में साइकिलिकल मूवमेंट की तरह आगे आते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में आप लोअर लेवल्स पे फोकस रहिए और अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके ओवरसोल्ड एरियाज है स्टॉक्स के वीकली चार्ट्स में या डेली चार्ट्स में, इवन मंथली चार्ट्स में कुछ स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। तो ऐसे स्टॉक में अगर लार्ज कैप और हेवीली वेटेड स्टॉक्स में अगर निवेशित रहते हैं तो लॉन्गर टर्म में अच्छी रिटर्न्स बिल्कुल यहां से मिल सकता है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि 7539 के आसपास का जो लो हमने पिछली बार बनाया उसके आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर बाजार गिर भी जाए तो 7100 के आसपास, और उसके ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक घबराने की जरूरत नहीं, तेजी का बाजार है। लेकिन अल्टीमेटली जो हितेंद्र कह रहे हैं कि 8300 8400 के पार निकलने के बाद असली एक्शन बाजार का शुरू होगा। लेकिन मैं जो बाजार में देख रहा हूं संदीप, वो ये है कि वो कहते हैं ना अपने कि बुजुर्ग लोग थोड़ा चलने में भी हांफने लगते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जवान लोग हैं, वो भागते हैं फिर भी दिक्कत नहीं है। और उसी स्पेस में आपकी बड़ी गहरी पकड़ है, स्मॉल कैप मिड कैप, वहां पर तो अनाप शनाप तेजी हो रही है, भले ही निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक ज्यादा एक्शन में ना हो। तो क्या लग रहा है इस तरह के बाजार में अगर निफ्टी कहीं ना जाए, 200-300 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता रहे, तब भी एक्शन पूरा वहीं होगा? देखिए, मुझे तो ऐसा ही मार्केट पसंद है जो बहुत ज्यादा दौड़ता नहीं, क्योंकि जब मार्केट दौड़ता है तो गधे और घोड़े सब दौड़ते हैं, तो पता नहीं चलता कि घोड़ा कौन सा है गधा कौन सा है। और दूसरा ये है कि जब आपने कहा दौड़ते हैं अच्छे से, तो कुछ जवान जो होते हैं वो अनफिट होते हैं, तो वो जो कोलैप्स करते हैं वो बुढ़ों से भी ज्यादा कोलैप्स कर जाते हैं। तो जब आप निवेश कर रहे हैं आपको ये भी केयरफुल रहना है कि किस टाइप के जवानों में इन्वेस्ट करें। और जवान आगे जाके, लेकिन होलिस्टिकली अगर हम देखें पूरा, अगर 10 बूढ़े दौड़ेंगे और 10 जवान दौड़ेंगे तो एंड लाइन पे ज्यादा जवान ही पहले पहुंचेंगे और ज्यादा रिटर्न देंगे। तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, मिड कैप में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो इसलिए भी है क्योंकि जब इकोनॉमी रिकवर करती है, इन्फ्लेशन कम होता है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, तो छोटी कंपनीज को उसका ज्यादा फायदा होता है बड़ी कंपनीज के मुकाबले। जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट जब ऊपर गया या नीचे आया उनको खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटी कंपनीज है उनको बहुत फर्क पड़ता है कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड इतना ज्यादा वेरी कर जाता है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो मैं कहूंगा, आपने सही कहा, अगले 2-3 साल में मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न बनेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए कि किस स्टॉक में आप। एक्चुअली मैं इसी पर आपसे एक राय लेना चाहता था संदीप, क्योंकि आप तो कई दशकों तक फंड मैनेजर रहे हुए हैं, आपने फंड्स चलाए, फंड मैनेजमेंट किया है लोगों का। मैं जो एक ट्रेंड देख रहा हूं कि एफआईज को बेचना है, चाहे वो कैश मार्केट में हो, चाहे थोड़ा बहुत वायदा कारोबार में हो, जो दुनिया भर में दिक्कतें हैं, या इमर्जिंग मार्केट्स में फंड्स का रिडम्पशन है तो उन्हें हिंदुस्तान में भी बेचना पड़ता है। लेकिन अब हमारे इन्वेस्टर्स बहुत समझदार हो रहे हैं, एसआईपी करते हैं, फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो डोमेस्टिक फंड्स के पास बड़ा पैसा आ रहा है। अब आप फंड मैनेजर है तो आप क्या करेंगे कि जहां कोई बेचने आ सकता है, मैं वहां क्यों पैसा लगाऊं? मैं वहां पैसा लगाऊंगा मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां पर एफआईज नहीं आ रही, जहां वो पैसा नहीं लगाते। तो ये जो ट्रेंड बन रहा है, डोमेस्टिक मनी छोटे शेयरों में जा रही है, क्या इससे इन शेयरों में बहुत बड़ी तेजी बनने की संभावना दिखती है अगले 6-12 महीनों में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज से 1 साल पहले कौन सोच सकता था कि म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में 8 से 10 हजार करोड़ हर महीने आएंगे। जी, हर महीने 8 से 10 हजार करोड़ आ रहा है, और म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स इंडिया में बैठे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाहर बैठे हैं। जब आप बाहर बैठे हो तो आप देखते हो कि चलो मुझे इंडिया में डालना है तो मैं बड़ी कंपनीज में, इंडियन में डाल देता हूँ, लेकिन जब आप यहाँ बैठ के रिसर्च कर सकते हो तो आप अच्छी कंपनी, छोटी कंपनी निकालने की कोशिश करते हो। तो वो जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग होगा तो मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा करेंगे, जब एफआईआई फ्लो ज्यादा स्ट्रांग होगा तो लार्ज कैप ज्यादा अच्छा करेंगे। बिल्कुल। ध्रुव, एक बड़ा जो मसला इस वक्त बाजार के सामने है, जिसके दम पर पिछला हफ्ता मैं इसलिए करूँ कि फ्राइडे को हफ्ता बाजार के लिए खत्म हो गया, बड़ी तेजी जो बनने की कोशिश हुई है बाजार की, वो जीएसटी के बिल को लेकर है।
लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जीएसटी बिल पास हुआ तो 1 से 3% तक की अलग अलग अंदाजे हैं कि जीडीपी में बढ़त हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा एक फायदा हो सकता है जीएसटी बिल पास होने का, और क्या जिस तरह का माहौल वातावरण बन रहा है उम्मीद की जाए कि इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में ये बिल पास हो जाए? वी ऑल होप सो, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि बाजार सेंटिमेंट्स पे चलता है जी। और जीएसटी पास होने की सेंटिमेंट्स के कारण जो बाजार में रफ्तार बढ़ी है, दैट इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शंस। और जैसे आपने कहा कि जीएसटी के कारण 1 से 3% जीडीपी का ग्रोथ हो सकता है, वो तो एक तरफ फैक्ट है, बट एट द सेम टाइम बिजनेस करने में जो लोगों को कंफर्ट होगी बिकॉज ऑफ जीएसटी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और बढ़ पाएगा। नाउ हम इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, 100 रुपए आप खर्चा करो तो 6 से 9 महीने में 2 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सेंटिमेंट्स के कारण जो इन्वेस्टमेंट स्पर होगा मार्केट में, उसका इफेक्ट आपको 3 से 6 क्वार्टर के बाद ये जीडीपी को 3% तक बढ़ाने में ले जा सकता है। और उस कारण काफी एक्साइटमेंट है मार्केट में अब कि इस विंटर सेशन में अगर जीएसटी पास हो जाता है, अप्रैल 1 से जीएसटी आ जाता है मार्केट में, तो यू कैन सी फार मोर फास्टर ग्रोथ। आज हम 7.46% पे एस्टिमेट कर रहे हैं ग्रोथ, बट बिकॉज ऑफ जीएसटी इटसेल्फ वी कैन क्रॉस 8%। और हमारा हाउस व्यू तो ये है कि इफ जीएसटी पासेस, इंडिया इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। सो ये डिफरेंस लाने में जीएसटी एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। बिल्कुल, और उम्मीद करें कि इस बार इस सत्र में कुछ ऐसा हो कि जीएसटी के बिल पास होने की संभावनाएं बढ़ जाए, हो ही जाए। जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले हैं अगले हफ्ते। हालांकि जो आंकड़े ये आएंगे शायद उतनी बेहतर पिक्चर न दे, लेकिन इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अब पीछे वाला छोड़ दीजिए, आगे का देखिए। सी फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, पास्ट इज पास्ट। हम पीछे जाकर पास्ट को तो कभी चेंज नहीं कर सकते, बट जो काम गवर्नमेंट और इकोनॉमी और कॉर्पोरेट्स आज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको 2 से 3 से 4 क्वार्टर्स के बाद ही दिखेगा। और सेंटिमेंट जैसे बढ़ता जा रहा है फ्रॉम अ रिटेल कस्टमर पर्सपेक्टिव, अनिल जी, दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू एंटर बिकॉज यू आर सीइंग द एक्शंस जो मार्केट में हो रहा है। जनरली रिटेल क्या करते हैं, मार्केट में तब आते हैं जब सब आ चुके होते हैं। इस बार हमारे पास ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप देख रहे हो गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, कैसे एक हाथ आगे बढ़ा रहा है जो लास्ट के 1-2 दिन में हुआ है। तो रिटेल कस्टमर के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू एंटर द मार्केट्स, नॉट बेस्ड ऑन ओनली सेंटिमेंट्स बट ऑल्सो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। और हितेंद्र, क्या फिर आप ये कहेंगे कि टॉप से 12, 13, 14% का करेक्शन है, और ये करेक्शन प्राइस वाइज तो पहले हुआ और टाइम वाइज भी अब अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाजार कहीं जल्दबाजी में ऊपर जाने की, आराम से वक्त बिता रहे हैं, इस रेंज में बहुत लिया है। तो जनरली बुल मार्केट में इस तरह के बेहतर करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज कम देखने को मिलता है। तो फिर ये मौका है उन लोगों के लिए जो अब तक देखते रह गए, उतर जाना चाहिए बाजार में। बिल्कुल, ये तो एक मौका है, बट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ। जब भी बुल मार्केट्स हुए 92 से लेके 2000 में लीजिए 2008, जनरली जो करेक्शन साइकिल्स रहते हैं वो बुल मार्केट टिका हुआ रहता है, तब तक 13% फ्रॉम द टॉप रहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो अभी हम लोग वी आर वेरी ऑलमोस्ट नियर इट और स्लाइटली थोड़ा नीचे है। तो अगेन इफ बुल मार्केट्स आर इंटैक्ट, जैसे मैंने कुछ लेवल्स बताए, तो देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। बट इवन द बेयर मार्केट जो क्रैशेस हुए हैं, वहां से भी हमने हिस्टोरिकली देखे कि लॉन्गर टर्म पिक्चर इज हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, फिर चाहे कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन हमें देखने मिली। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर आप सिलेक्टिवली कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो हमारे तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बाजार और इकोनॉमी के हालात हैं बेहतर, चाहे आप इकोनॉमी की तरफ से बाजार को देखें, बाजार के फंडामेंटल और वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें, या फिर तकनीकी तौर पर चार्ट्स के लिहाज से देखें। मौके हैं आपके लिए निवेश के, लेकिन ये मौके कहाँ हैं, कहाँ लगाएं आप पैसा, इन सब पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज और ट्रेड बुल्स की तरफ से आयोजित इस इन्वेस्टर फोरम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने बात की और हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बेहद बुलिश है इकोनॉमी पर, बाजार पर और चार्ट्स पर भी। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि पैसा कहां लगाया जाए। जब आप कह रहे हैं ध्रुव की इकोनॉमी में सुधार के संकेत में, वो कौन से सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं
जहां पर इकोनॉमी में सुधार होता दिखेगा, ताकि फिर उन सेक्टर से मैं हमारे बाकी दो एक्सपर्ट्स की राय ले सकूं। See, one of the most important sectors in India, and we are a consumption-driven economy. हमारे यहाँ पे कंजम्पशन और कंजम्पशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखता है। और स्पेशली जो मैंने दिवाली का एग्जाम्पल कहा, सबसे ज्यादा सेल्स लास्ट के 3 साल में हुआ है, इसका भी आउटकम आपको दिखेगा कंजम्पशन सेक्टर में। तो ये एक नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए एक अच्छा सेक्टर दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि इस बार लोग काफी वो कह रहे थे कि अधिक मास था और वो दशहरा और दिवाली दोनों एक ही महीने में आ गए और उस वजह से बहुत सेल्स बढ़ गई। तो वाकई में आंकड़े उस लिहाज से दमदार हैं या फिर थोड़ा और देख लेना चाहिए? उस बारे में तो संदीप बता पाएंगे फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टॉक पर्सपेक्टिव एंड कंपनीज, बट फ्रॉम अ कंजम्पशन पर्सपेक्टिव सेंटिमेंट्स और कॉन्फिडेंस इन दोनों का अच्छा मेल हुआ है लास्ट क्वार्टर में। और जो हम एक्शन देख रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल ये अभी इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट 1 से 2 क्वार्टर के बाद जो 7th पे कमीशन की हम बात कर रहे हैं, करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में आएगा। और अगर आप 2 पे कमीशन के पिछला देखोगे तो हमें ये दिखता है कि पहले साल में सबसे ज्यादा कंजम्पशन उसका बढ़ता है, नॉट इन द 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर। सो फंडामेंटली कंजम्पशन जब लोगों के हाथ में पैसा आता है पहले साल में काफी बढ़ता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कॉम्पनसेशन बढ़ाएंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए। सो 1 लाख से 2 लाख करोड़ तक लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए आएंगे। और जब पैसा 23 to 25% आपके हाथ में आता है तो पहले तो आप उसे खर्च करते हो, फिर आप उसे बचाने के बारे में सोचते हो। तो मुझे ये इम्पैक्ट लग रहा है कि कंजम्पशन ड्रिवन एरियाज में काफी इसका इम्पैक्ट आएगा और फिर एज टाइम पासेस उसका इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स में आना शुरू हो जाएगा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट एंड अदर सेक्टर्स। संदीप, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिसे हम कहते हैं कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप खर्च करेंगे, जिसकी बात ध्रुव कह रहे हैं कि कंजम्पशन जिससे बढ़ेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक इस पूरे स्पेस में है, लेकिन दिक्कत है कि बड़े महंगे हैं। उनमें से मुझे नहीं लगता कोई सस्ता है। फिर भी मैं आपसे 2 चीज जानना चाहता हूं, कौन सी वो थीम्स हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे और उनका कारोबार बढ़ेगा, और कहां फिर निवेश के मौके हैं? देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन सिनारियो से इकोनॉमी गुजरती है और लोगों ने बहुत हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट देखा होता है, तो जब इन्फ्लेशन नीचे आता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, चीजें ठीक दिखनी शुरू होती हैं, तब इमीडिएटली कंजम्पशन नहीं बढ़ता, क्योंकि लोगों ने इतना हाई वो देखा होता है तो वो सोचते हैं कि अभी वापस ना बढ़ जाए। तो लेकिन जब सस्टेन रहता है इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे और अब जैसे पैसे भी आने शुरू होंगे लोगों के हाथ में, तब कंजम्पशन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी फॉर रियल, यानी कि अभी इन्फ्लेशन लगातार नीचे है, पैसा अब हाथ में आ रहा है, तो ये स्टोरी चलेगी। ये स्टोरी चलेगी जरूर। अब इसमें क्या है कि एक जो आप महंगे स्टॉक्स कह रहे हैं वो हैं जो हम जिनको हम कहते हैं कंज्यूमर स्टॉक्स इन द सेंस, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गए या आईटीसी या उस टाइप के आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन होता है। तो नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन में सबसे पहले आता है ऑटोमोबाइल्स। तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो सोचेंगे मैं अपनी पुरानी कार बदल लूं, या किसी के पास मोटर बाइक नहीं है तो वो सोचेगा मैं मोटर बाइक बदल लूं। और इस साल मानसून इतना खराब था, अगर आप 150 साल की हिस्ट्री देखें तो इतने खराब मानसून के बाद 2-3 साल मानसून अच्छा रहता है, हिस्टोरिकली प्रूवन है। तो अगर ये ऐसा भी अगर होता है तो रूरल डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लगता है एक ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा अगले 1-2 साल के लिए। दूसरा अगर हम देखें तो जहां स्ट्रेस रहा है और जहां लोगों को जो सेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं होते, हम देखते हैं टिपिकली वो सेक्टर्स में सबसे अच्छा रिटर्न आता है। आपका इशारा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, तो मैं कहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इंफ्रा पे आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसी थीम पर थोड़ा और बात करना चाहता हूं। मल्टीप्लेक्स खाने पीने की ये जो रेस्टोरेंट या फिर फूड चेन्स वाले स्टॉक्स, अब ये बड़े एक्शन में है, लाइमलाइट में, लोगों को पसंद है, यहाँ मौका है पैसा लगाने का। या मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स ने लेकिन काफी अच्छा ऑलरेडी किया है। तो वैल्यूएशंस मैं नहीं कहूंगा कि इतने अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कंजम्पशन में जैसे आपने रेस्टोरेंट स्टॉक्स का, या आप एयरलाइंस भी देखिए, एयरलाइंस में भी लोग ज्यादा ट्रेवल करना शुरू करते हैं जैसे जैसे उनके पास पैसा आता है, लोग छुट्टी ज्यादा मनाते हैं। एक सेक्टर जो शायद वापस रिवाइवल में आ जाए होटल सेक्टर हो सकता है,
कि होटल सेक्टर के स्टॉक्स टोटली डिप्रेस रहे हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन होटल ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है जैसे लोग छुट्टियां ज्यादा लेनी शुरू करेंगे। तो बहुत सारी थीम्स प्ले आउट हो सकती हैं, लेकिन और ये होंगी भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं दिखेगा, वो थोड़ा समय के साथ दिखेगा। तो आज अभी अगले कुछ महीने में लोगों के पास मौके हैं, इनमें निवेश करें आगे का प्ले करने के लिए। बिल्कुल। जितेंद्र, ऐसे में आपको क्या चार्ट्स के लिहाज से ये स्टॉक्स अच्छे नजर आते हैं? मुझे तो लग रहा है शायद कमजोर दिखेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स, पीटे हुए हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पैसा लगाने का मौका है? एफएमसीजी जैसे कि आप ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं कि एक स्टडी रिटर्न्स रहता है, उसी प्रकार का माहौल बरकरार है। टिपिकली हम लोग अगर हम लोग लीवर आईटीसी की बात कर रहे हैं तो, बट जैसे कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो आप निफ्टी में एक कंजम्पशन इंडेक्स अभी है, हमें देख रहे हैं, उस इंडेक्स में जिस तरह से जो फॉर्मेशन हो रही है वो इनकरेजिंग हो रही है। और आज एक डेढ़ महीने की अगर हम मूवमेंट देखेंगे, इनकी टॉक्स को सब्सटैंशिएट कर रहा है प्राइस। ऑटो स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। सबसे हॉट सेलिंग कार जो हमारी मारुति होती है उसकी चार्ट सस्टेन बेसिस पे एक हाई टॉप हायर बॉटम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत ही अच्छी लोअर टॉप ब्रेकआउट सिचुएशन। अशोक लेलैंड डिफाई किया है पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को लास्ट 1-1.5 साल में। सो वहां पे है। और स्लोली ग्रेजुअली देखिए टू व्हीलर्स में आप देख रहे हैं टीवीएस मोटर्स पिछले कुछ महीनों काफी शांत था, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, 1.5 हफ्ते से फिर से करेक्शन होकर अपसाइड स्टार्ट हो रहा है। तो टू व्हीलर्स, बजाज ऑटो में अच्छी स्विंग्स है, तो टू व्हीलर्स और कंजम्पशन इंडेक्स जो हम बात कर रहे हैं तो इट विल बी एनकरेजिंग थिंग। होटल्स की जैसे बात हो रही है, हम देख रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक ट्राइडेंट, कई साल से सोया हुआ स्टॉक है, वहां पे हम लोग अच्छी गतिविधियां देखने मिल रही। तो वहां पे हम देख रहे हैं ये कंजम्पशन जो स्टोरी वो पैन होते हुए देख रहे हैं। और चार्ट्स में इनकी बात सुनते हुए मैं यहाँ बैठ के विजुलाइज कर रहा हूँ कि काफी सारे स्टॉक्स में जो मूवमेंट आ रही है वो कंजम्पशन रिलेटेड में ही मूवमेंट आ रही है। सो हमें आगे चल के भी स्टॉक स्कैनिंग करना है इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से इन्वेस्टर्स को, ये देख के करना है व्हाट इज परफॉर्मिंग इज द बेस्ट, व्हाट इज अंडर परफॉर्मिंग इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। राइट। जो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पैसा लगाएं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसे परफॉर्म कर लेने का इंतजार करने दें। ध्रुव, दूसरी थीम जिस पर मैं बात करना चाहता हूं इकोनॉमी के लिहाज से, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 3-4-5 साल में ऐसा लगता है किसी ने नाम भी ले लिया तो उसके पैसे लग जाते हैं, वैसा हाल था कि खरीदने की बात तो दूर है। लेकिन क्या अब ये लग रहा है कि ये ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां इकोनॉमिक रिवाइवल, जो सिचुएशन बेहतर हो रही है इकोनॉमी की, उसका फायदा मिलेगा? जरूर। इनफैक्ट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखें तो लास्ट 5 से 6 साल में काफी इग्नोर रहा है, उस सेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। इनफैक्ट जो हमारा लैंड एक्विजिशन बिल राज्यसभा में अटका पड़ा हुआ है, या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के जो पेस पकड़ा है उन्होंने हाईवेज डेवलप करने का, इन सब का जब आउटकम आएगा, जब उन पे डेवलपमेंट ज्यादा शुरू हो जाएगा, प्लस जो इंडिया इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री इन जनरल। सो अगर आप ये वेन्यू से बाहर जाओ, आप सब जगह देखो तो आपको ये दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी जरूरत है। सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम when the government, the local bodies and the private players start looking at infrastructure once again. जो चीज नीचे जाती है फोकस से, उसको वापस ऊपर तो आना ही होता है। Now the question is, which I think Sandeep can answer better, is this the right time when the infrastructure sector is going to come out of the doldrums? So उसे infrastructure एक बहुत ही important sector है इकोनॉमी का, और टाइम भी सही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। संदीप, कुछ शेयर तो भागना शुरू कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है एक्शन, खासतौर से वो कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट बुरी नहीं है, कर्ज ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल अब थोड़ा अलग है, वो भाग चुके हैं, क्या अब कुछ ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए यहां पर कर्ज है लेकिन कंपनियां सामने एसेट्स रखती हैं, उन कर्जों को आगे पीछे सीडीआर ये वो करके चुका पाएंगी, रिवाइव हो जाएंगी, डूबेगी नहीं, ऐसे शेयर ढूंढना चाहिए? देखिए, मैं कहूंगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के रिवाइवल का एक फर्स्ट स्टेप है अभी। तो जब फर्स्ट स्टेप होता है तब आपको ज्यादा ऐसे रिस्की स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ये जो सीडीआर में कंपनीज हैं, इनमें काफी कंपनीज में इतना इंटरेस्ट उनका एक्यूमुलेट हो गया है कि उनके जो एसेट्स हैं पीछे, वो उनके जो टोटल डेट है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इनका रिवाइवल बहुत मुश्किल होगा। और लोगों को क्या लगता है कि छोटे 5 रुपए 7 रुपए का स्टॉक मिल जाए वो खरीद लें, वो सबसे रिस्की स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि वो 5-7 रुपए का एक किसी कारण से है, वो इसलिए नहीं है कि 5-7 रुपए का है तो अच्छा है। तो प्राइस ऑफ अ स्टॉक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
तो मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को फोकस करने चाहिए जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं और जिनमें अब रिवाइवल प्ले आउट होगा। तो जैसे रोड सेक्टर है, तो रोड सेक्टर फोकस कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी मुझे लगता है। तो इनमें 5-6 कंपनीज हैं जो सिर्फ रोड्स पे फोकस्ड रही हैं जनरली, तो ये एक सेक्टर है जिस पे निवेश करना चाहिए। अब हम रेलवेज में पूरा एक इन्वेस्टमेंट साइकिल देख रहे हैं, तो थीम बेस्ड, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत मुश्किल होता है एक एक कंपनी को जाके इवेल्युएट करो कि मैं कौन सी कंपनी खरीदूं। तो मैं कहता हूं कि आप एक थीम में इन्वेस्ट कीजिए कि 4-5 कंपनीज पकड़ लीजिए जो सिर्फ रोड्स पे हैं या जो सिर्फ रेलवेज में हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दीजिए, उनमें से कोई एक कंपनी ऐसा कर जाएगी जो आपके पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न बना जाएगी। तो इस तरह से पर्टिकुलर थीम सिलेक्ट करके निवेश करना चाहिए और ये एक स्टार्ट है इस सेक्टर के लिए, तो मुझे लगता है कि काफी पैसा बनेगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और मैं इस बार दिवाली पे इतने स्पेशल शोज कर रहा था, काफी लोगों से बात हुई, बड़े बड़े फंड मैनेजर से, मार्केट के दिग्गज से, ऐसा लग रहा है कि रेलवे स्टॉक्स में कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। और हर बार वैसे हम देखते हैं कि रेल बजट के महीने 2 महीने पहले इन स्टॉक्स में एक्शन आता है, लेकिन लग रहा है कि इस बार सिर्फ रेल बजट की उम्मीद से एक्शन नहीं होगा, कुछ काम भी हो रहा है, बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद लोग बता रहे हैं। लगता है आपको कि ये सही वक्त है रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी करने का? जी, मुझे लगता है कि काफी कुछ होगा। रेलवे मिनिस्टर काफी ड्रिवन है और उन्होंने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है। और लोग पहले देखते थे कि कुछ मिनिस्टर जो आए थे पुराने टाइम्स में, उनकी काफी तारीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की। उन्होंने फेयर कम रखे और लोगों को लगा ये बहुत अच्छा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिटेरियोरेट हो गया रेलवेज का। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस आया है तो ये बिलियंस ऑफ, इनफैक्ट मुझे उनकी ही स्टेटमेंट है कि शायद रेलवेज अगले 5 साल में $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, आप रेलवे स्टॉक्स देखें जो रेलवेज को कैटर करते हैं, किसी के भी टर्नओवर मुझे नहीं लगता 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ जरूर हो सकता है अगले 5-7 साल में। तो इस क्षेत्र में मुझे लगता है काफी पैसा बनेगा। तो आपके लिए साफ तौर पर थीम्स जो निकल कर आ रही है, रेलवे स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स, जिनमें शायद आप ऑटो, एफएमसीजी शेयरों को रखें, ये सारे शेयर ऐसे हैं जो आपको आने वाले समय में जबरदस्त मुनाफा दे सकते हैं। इस इन्वेस्टर फोरम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस वक्त के इकोनॉमिक हालात और आगे इकोनॉमी के डायरेक्शन पर एक छोटा प्रेजेंटेशन होगा ध्रुव देसाई की तरफ से। इस ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। इस इन्वेस्टर फोरम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और अब हम देखेंगे एक इकोनॉमी पर प्रेजेंटेशन, इस वक्त क्या हालात हैं और आगे चलकर इकोनॉमी किस तरह का प्रदर्शन करेगी। ध्रुव देसाई ट्रेड बुल्स के ये प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। ध्रुव। थैंक यू अनिल जी। नाउ आज हमारे फोरम में रिटेल पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, तो मेरा ये प्रेजेंटेशन प्राइमरीली रिटेल पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए है। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे जो हमारा बुल रन है, ये सेक्युलर है और क्यों है, और रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है इस बुल रन में इन्वेस्ट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू अस, आवर हाउस व्यू इज दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस फॉर द इकोनॉमी टू टेक ऑफ। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि आज जो हो रहा है, बट हम इसलिए कह रहे हैं कि लास्ट 2 साल से जो भी एक्शंस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने लिया है, उसका कल्मिनेशन अब होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, India's GDP today is at 7.46%. That is what is estimated for the financial year. Now, अगर आप देखें तो in the new financial year, 16-17, India is likely to become the fastest, largest growing economy in the world in terms of GDP. It is likely that India will overtake China in terms of the growth opportunities. Now, एक ये fundamental aspect हो गया जिसकी वजह से investment और consumption दोनों बढ़ेगी। At the same time, अगर आप देखें तो most conservative estimate for GDP growth is from International Monetary Fund from now till 2020, जो आपको दिखा रहा है कि हमारा ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये लगता है डेमोग्राफिक्स का है। डेमोग्राफिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया का 50% पॉपुलेशन बिलो 27 years of age है।
नाउ डेमोग्राफिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप सब जानते हैं, बट हमने एक देखा है कि पर कैपिटा इनकम और डेमोग्राफिक का एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्लुएंस है। अगर आप स्लाइड में देखें तो 2015 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम $1700 है और 27 इज द मीडियन एज। अगर आप 5 साल पहले देखें तो 5 साल से 70% ग्रोथ हुआ है, $1000 से $1700। Our house view is that in the next 5 years, India's per capita income, because of the demographics and the median age, is likely to be $2500. जब इकोनॉमी में पैसा हाथ में लोगों के पास आता है तो वो इन्वेस्ट होता है, and that is one of the big signs that we see कि because of demographic dividends and the rising per capita income, इकोनॉमी में और पैसा आएगा, प्रोडक्टिविटी आएगा और एफिशिएंसी आएगा प्राइवेट सेक्टर में। नाउ अगर हम मार्केट की बात करें, इट इज इंपॉर्टेंट, आप पैसा मार्केट में डाल रहे हो तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द मार्केट। एक तो हमारा जीडीपी और मार्केट कैप का रेशियो क्या है। अगर आप एक मैच्योर्ड मार्केट देखो सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप देखोगे कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो एनीवेयर बिटवीन 1.4 टाइम्स होता है, मतलब 40 टाइम जीडीपी से ज्यादा होता है। और इंडिया में हम क्या देखते हैं कि वो जीडीपी से कम है, 70% ऑफ द जीडीपी दिखता है। सो व्हाट डज दैट टेल अस? फंडामेंटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 3 to 5 years दैट इंडियाज इकोनॉमी और द मार्केट रादर 2 टाइम्स बढ़ेगा। इज दैट अ गुड रीजन टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स? अगर मैं एक अलग मेट्रिक ले लेता हूं और अगेन एक मैच्योर्ड मार्केट जिसमें ब्रेथ ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, जैसे यूएस हो गया, वहां पे अगर हम देखें तो कैश मार्केट टर्नओवर और मार्केट कैप का रेशियो क्या है, तो अगर हम वो देखते हैं तो वहां पे रेशियो है 166%, मतलब 66% कैश मार्केट डेली टर्नओवर ज्यादा होता है। और इंडिया में मार्केट में क्या दिख रहा है हमें? रफली 59%। अगर आप सिर्फ मार्केट की तरफ से भी देखो, ओनली स्टॉक मार्केट्स, तो वहां भी हमें ऐसा दिख रहा है कि इंडियन मार्केट्स इन द नेक्स्ट 3 to 5 years ओनली फ्रॉम मार्केट डायनामिक पर्सपेक्टिव will increase at least 2.8 times. अगर मैं 2 times of GDP to market लेता हूं और cash market turnover to market capitalization लेता हूं, तो भी हमारा मार्केट कम से कम 5 टाइम नेक्स्ट 4 से 5 साल में बढ़ सकता है। Is that a good opportunity for all of us? Right? Now, that is one thing. ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा prediction है कि stock markets, because of fundamental aspects, will grow. But what are those fundamental aspects? कुछ चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं आज, such as, just to give some examples, जैसे कोल बिल था। कोल बिल पास होने के कारण कंट्री में एफिशिएंसी बढ़ रहा है, in terms of imports are reducing. For example, government का tendency of opening the market is being seen through the insurance bill, 26 to 49% जो हो गया, उसका impact आना शुरू हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स में। अगर आप देखें तो 7th पे कमीशन की जो हमने बात की थी, करीब करीब 1 से 2 लाख करोड़ रुपया न्यू फाइनेंशियल ईयर में मार्केट में आएगा, जिसके कारण कंजम्पशन पैटर्न बढ़ता जाएगा। अगर आप देखें तो जीएसटी जैसे हमारी बात हुई थी, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो 1 से 3% तक हमारा जीडीपी और ग्रो हो सकता है। एट द सेम टाइम टैक्स मॉपअप या टैक्स कलेक्शन क्लोज टू 7.7 to 1% बढ़ सकता है, जिसका डिप्लॉयमेंट अच्छे प्रोडक्टिव यूज के लिए गवर्नमेंट कर सकता है। सो दीज आर सम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन। वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट्स इन द कंट्री इज कोल। और कोल हमें क्यों चाहिए? फॉर एनर्जी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ आपको पता हो इस बारे में कि इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ कोल्स, प्रोडक्शन ऑफ कोल्स, बट इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इंपोर्टर। बट अब जो हमने कोल रिफॉर्म लिए, उस कारण फ्रॉम 2015 to 2021, फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर वी विल बी द लीस्ट इंपोर्टर। इस कारण हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे और हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। फिर हमें एक अच्छा विंडफॉल मिला, विच वॉज इन ऑयल। फ्रॉम $140 और $105 एवरेज ऑफ 3 years, टुडे वी आर रफली एट $40। इस कारण गवर्नमेंट का रफली 3 लाख करोड़ रुपया साल का बच रहा है। रफली 1 लाख करोड़ रुपए के करीब हमारा सब्सिडीज में बच रहा है। नाउ दीज मनी विल गेट डिप्लॉयड इन द मार्केट, विल गेट डिप्लॉयड इन द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ विच द ग्रोथ इज लाइकली टू हैपन। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस बारे में हम हमेशा बात करते हैं
इन्फ्लेशन एंड फूड इन्फ्लेशन। नाउ इस फूड इन्फ्लेशन में 2009 से अगर आप देखें तो 30% MSP मिनिमम सेल्स प्राइस बढ़ रहा था, बट अगर आप देखें तो इस साल सिर्फ 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई है, और उसका इंपैक्ट हमें फूड इन्फ्लेशन में दिख रहा है जो कम हो रहा है। और फूड इन्फ्लेशन जब कम होता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना शुरू होते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 2002 में हमारा क्रेडिट ग्रोथ सबसे कम हुआ था, 12% क्रेडिट ग्रोथ जो मनी डिप्लॉय किया गया था। उस कारण हमारे इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में 5% तक चले गए थे ओवर अ 4 to 5 क्वार्टर, और आज भी क्रेडिट ग्रोथ काफी कम है, इसलिए इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। सो देयर इज अ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी दैट इंटरेस्ट रेट्स में फर्दर फॉल बाय 2 to 3%, which means what? Which means more deployment of funds, which means more investment, and that is where the retail investor is in the best position to get into the market. Not because of anything else, because of the fundamental nature of the market. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अगर आप सर्वेज देखें ग्रोथ एंड इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स के, इंडिया इज ऑन टॉप। इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड प्लेस टू इन्वेस्ट। और जो भी इम्पैक्ट के बारे में मैं कह रहा हूं, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, जो लास्ट 6-7 साल 7% CAGR दिख रहा था। हमारा हाउस व्यू ये है कि नेक्स्ट 4 to 5 years इट विल बी 19% CAGR। Isn't that the best way to go ahead and invest and deploy your funds? Thank you very much for your patient hearing. Thank you. थैंक्स ध्रुव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने इकोनॉमी पर और आगे के आउटलुक पर दिया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस इन्वेस्टर फोरम में हम लेंगे हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब। एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं, बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है, और हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल आपके जवाब देने के लिए तैयार है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। CNBC आवाज और ट्रेड बुल्स की इस मुंबई के इन्वेस्टर फोरम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, दर्शकों में बड़ा उत्साह है। ये बताता है कि बाजार में अच्छे दिन अभी भी आने वाले हैं, तेजी रहने वाली है। और उसी लिहाज से मुझे लगता है जितने दर्शक हैं उनके कम से कम 50-60% से ज्यादा लोगों ने सवाल भेजे हैं मेरे पास। बहुत सारे सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सवाल आपके इंक्लूड कर पाए, जवाब ले पाए। कुछ जो मैंने चुने हैं उनसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मधुकर साहब, आपका सवाल पूछिए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये मुझे जानना चाहता हूं कि सेंसेक्स 32,000 कभी जा सकता है, और नहीं तो निफ्टी 8,400 कितने शॉर्ट टर्म में जा सकता है आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। सेंसेक्स 32,000 और निफ्टी 8,400, ये तो पक्का है कि पहले 8,400 निफ्टी हो जाएगा। सेंसेक्स को 32,000 में पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा। क्या कहेंगे हितेंद्र? बेसिकली अभी भी मेरे हिसाब से 2-3 क्वार्टर निकल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे वॉलिटिलिटी रहेगी। जैसे कि 8400 वो अपर साइड ऑफ द बैंड है, और डाउन साइड की बैंड की ऑलरेडी मैंने बात की 7500, और थोड़ा वर्स सिचुएशन में अगर 7100 हो सकता है। सो यहाँ पे 2-3 क्वार्टर तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन में जाएंगे, अभी भी तो थोड़ा वक्त बिल्कुल लग सकता है। लेकिन जैसे 8400 के पार निफ्टी निकल जाए, फिर सेंसेक्स के 32,000 आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो बिल्कुल दिक्कत, बिकॉज 8400 और 3200 का कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज करस्पॉन्डिंगली उसका लेवल होगा अप्रॉक्सीमेटली सेंसेक्स 27,000 के आसपास होगा, स्लाइटली अबाउट 27,000। और 32,000 सेंसेक्स मतलब निफ्टी 9,500 10,000 के आसपास, 9,500 10,000 का होगा। तो ऑब्वियसली वो ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट होएगा तो हमें एक टर्मिनल पैटर्न की ब्रेकआउट सिचुएशन मिलेगी। बट फिलहाल हमें वैसा कोई सिचुएशन नहीं मिले, डेवलपमेंट कंसोलिडेशन जारी दिख रहा है फिलहाल। ओके, श्रीनिवास पटनायक साहब, अगला सवाल उनका लेंगे। श्रीनिवास जी। Thank you. My question is, if I look at a medium to long-term investment strategy, say 5 to 7 years, what kind of a sector that I need to focus, और कोई specific stocks है जिसको मुझे उसमें add करना चाहिए? Second part is,
what are the do's and don'ts if I look at a long-term perspective as an investor? ओके, तो इनका सवाल ये कि ये एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। पहले तो ये कि मॉडल पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए, दूसरा ये कि इस पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स किस तरह से चुने। देखिए 5 से 10 साल का अगर आप पर्सपेक्टिव लेंगे तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से काफी अच्छा करेगा। तो एक ये गिवन है कि अगर आप ये एज्यूम करके चलिए कि मार्केट अच्छा करेगा और इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो किस तरह का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं टिपिकली बिलीव करता हूँ कि आप 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें अगर आप 10 साल का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं तो करीब 30-35% आप लार्ज कैप्स में रखें, 60-65% मिड कैप्स में रखें, क्योंकि 10 साल में मिड कैप्स लार्ज कैप से कहीं ज़्यादा अच्छा करेंगे। सेक्टर वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है इकोनॉमी जब अच्छा करेगी तो बैंकिंग बहुत अच्छा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा, और मिड कैप्स में स्पेसिफिक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कंपनी निकालनी पड़ती है। डूज और डोंट्स अगर मैं कहूँगा तो सबसे बड़ा डोंट ये है कि आप वो स्टॉक को मत खरीदिए जो रोज ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि स्टॉक रोज ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाता रहेगा। अभी हमने हाल ही में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जो बहुत फैंसीड थे लेकिन बहुत गिरे हैं, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी क्या करती है, और वो समझ आना आपको बहुत जरूरी है जब आप खुद इन्वेस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से जब आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि जब आप और बाकी चीज़ों में निवेश करते हैं, जब आप घर खरीदते हैं तो आप बहुत केयरफुल रहते हैं कि मैं कहाँ घर खरीद रहा हूँ, कौन बिल्डर है ये। लेकिन जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप जाके जो भी स्टॉक ऊपर चढ़ रहा होता है आप सडनली जाके सब लोग खरीद लेते हैं कि चलो ये कल भी चढ़ेगा। तो कल एक नया दिन होता है, कल वो स्टॉक हो सकता है गिरना शुरू हो जाए और गिरता ही रहे। तो फंडामेंटली स्टॉक्स को देखना पड़ेगा और उस हिसाब से ही आप निवेश करिए लॉन्ग टर्म के लिए। एक और बात जो इन्होंने पूछी है संदीप, वो इंटरेस्टिंग है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रखें, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब शेयर खरीदते हैं ये सोच के चलते कि हम 2 साल 3 साल 5 साल रखेंगे, लेकिन बीच बीच में जो बाजार में कभी कभार बड़े उतार चढ़ाव आ जाए या उनके शेयर में उतार चढ़ाव आ जाए तो फिर वो डगमगा जाता है। मैं कहूँगा सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो मैं बहुत पोर्टफोलियो देखता हूँ, मेरे पास लोग पोर्टफोलियो भेजते हैं, मैं देखता हूँ कि 70-80 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा जिसमें 70 स्टॉक में लॉस होंगे, 5-7 स्टॉक में पैसे बन रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसमें पैसा बनता है आप वो बेच के निकल जाते हैं, जिसमें लॉस होता है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है, आप उसको कंटिन्यूअसली रखते हैं फिर उनको बेचते नहीं कभी। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन का ये है कि जो कंपनी अच्छा नहीं कही है उसको बेच दीजिए। दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि जो जैसे अनिल जी ने कहा कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, क्योंकि जो आपके विनर्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर उनमें ही आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, अगर उसको ही आप 10-15%, 20% ऊपर बेच देंगे तो फिर लॉन्ग रन में आप कभी पैसे नहीं बना सकते। तो संदीप, मैं ये समझता हूँ कि जब कभी भी मन डगमगाए कि ये मेरा शेयर अच्छा नहीं कर रहा है, बड़ी तेजी से गिर गया, तब शायद एक बार जाकर ये देख लें कि जिस वजह से आपने उस शेयर को खरीदा था कंपनी का कारोबार बराबर चल रहा है क्या, उस पर कोई ज्यादा असर नहीं है। कुछ रीजन हो सकते हैं बाजार के गिरने के, अंतर्राष्ट्रीय रीजन हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, अगर उसी वजह से स्टॉक गिर रहा है तो फिर घबराए नहीं। ऐसे समय में तो फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो और खरीदने का मौका है। या बिल्कुल, तो मार्केट के कारण क्यों गिर रहा है और कंपनी स्पेसिफिक क्यों गिर रहा है, इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। और कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ होगी है तो उसको बेचना जरूरी है, चाहे आपका कितना भी लॉस है, क्योंकि जो पैसा है वो फाइनली फंजिबल है। आप एक शेयर के बजाय दूसरा शेयर होल्ड कर सकते हैं। आपने 10 रुपए का कुछ बेचा, 10 रुपए का आप कुछ और खरीद सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो 10 रुपए आपके कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि रोज मार्क टू मार्केट है शेयर का प्राइस। अजय पवार साहब, अगला सवाल उनका लेना चाहेंगे हम। नवी मुंबई से आए हैं, काफी दूर से यहाँ पर आए हैं इस शो के लिए। पवार साहब पूछिए अपना सवाल, वहां पर पीछे एकदम। थैंक यू। करंट सिचुएशन में इंट्राडे स्टॉक कैसे चूज करें? हितेंद्र, आपके लिए सवाल है कि इंट्राडे स्टॉक कैसे चूज करें ट्रेडिंग करने के लिए। पहली बात तो जो स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। पवार साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप चार्ट्स देखते हैं? चार्ट्स पढ़ना देखना आता है आपको या? ओके, अच्छा, इनको थोड़ी बहुत समझ है चार्ट्स की? बिल्कुल, मेरे हिसाब से चार्ट्स एक अच्छा ऐसा एलिमेंट हो चुका है। थोड़ा सा सवाल मैं घुमा के ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे हितेंद्र कि
क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट्स की समझ होना बेहद जरूरी है? बिल्कुल बेहद जरूरी है, एसेंशियल है। उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते, राइट। बिकॉज न्यूज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है प्राइस जो हम देख रहे हैं और उसकी रिएक्शन और एक्शन हम देख रहे हैं, और उसके बाद में अगर आप ट्रेडिंग करें तो आपको स्टॉप लॉस तो आ ही गया, उसके बिना आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज वो 2% स्टॉप लॉस है और वो बाद में शाम को पता चला कि 10% डाउन है, तो वो आपको लॉस प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल्स के बिना मेरे हिसाब से कर ही नहीं सकते। फिर हम अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और फिर उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की पैटर्न्स ढूंढिए, या कोई एवरेजेस है, या कोई अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से उसकी स्टडी आपको लेना बहुत जरूरी होगा अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो। बिल्कुल। तो साफ तौर पर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज, या यूं कहें कि चार्ट्स पढ़ने और समझने और उसका विश्लेषण करने की आपको कुछ न कुछ जानकारी लेनी होगी, उसमें महारत हासिल करनी होगी, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे। इस ट्रेड बुल्स और CNBC आवाज के इन्वेस्टर फोरम में आज के लिए इतना ही। वक्त है आप तीनों से विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक्सपर्ट्स का, और हमारे सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।